नमस्कार मेरे भारत के दोस्तों। जनवरी 2024 को रिलीज हुए विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय टेक स्टार्टअप्स 2023 में सीधे तौर पर 10.34 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यह निकलता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी 3.0 के गठन के साथ ही स्टार्टअप इंडस्ट्री बूस्टर डोज की उम्मीद लगा बैठी है। पीएम मोदी का स्टार्टअप इंडिया का सपना अब नई तरक्की की नई ऊंचाई को छूना चाहता है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए अधिक धनराशि की मांग कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी इतिहास रचने के रास्ते पर अग्रसर हैं। वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने जा रहे हैं। संविधान भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें एनडीए का नेता चुन लिया गया। उनके शपथ ग्रहण का समय भी तय हो गया है। वे रविवार को शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि मोदी का इस मुकाम को हासिल करना आसान नहीं था। पूरा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की घेराबंदी में जुटा था, लेकिन चुनावी रण में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 प्रणों ने पूरा नजारा बदल दिया। बचपन में चाय बेचने वाला एक शख्स अगर किसी देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनता है तो यह उस संविधान की वजह से है जिससे दुनिया का यह सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। लेकिन भारत का यह संविधान ही इस चुनाव में विमर्श का एक मुद्दा बना रहा। दरअसल संविधान का सवाल चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया था और उसकी असली वजह थी अब की बार 400 पार वाला नारा। लोकतंत्र में हर पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत रखती है, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयान से विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया। उन नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का केंद्र बिंदु विकास रहा है। अपनी योजनाओं के जरिए मोदी सरकार ने हर तबके को विकास की धारा में शामिल किया, हर तबके तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त तेवर अपनाए। अपनी रैलियों में वे जनता को लगातार यही संदेश देते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर वे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। इन मुद्दों के सहारे जो संदेश वे जनता को देना चाहते थे उसमें उन्हें कामयाबी मिली। चुनाव के वक्त विपक्ष के दो मुख्यमंत्रियों का रास्ता जनता के बीच न जाकर जेल तक पहुंच गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा। साथ ही प्रचार के लिए उनको कुछ दिनों की जमानत भी मिल गई। लेकिन विपक्ष के ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। इनका आरोप है कि इन्हें फंसाया गया और पीएम मोदी ने इसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया कि वे किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को एक चुनावी मुद्दा बना दिया। यह कुछ उसी तरह से है जैसे वीपी सिंह के लगाए आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर नरसिम्हा राव पर लगे आरोपों से कांग्रेस को नुकसान हुआ था, या फिर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में तमाम घोटालों के आरोपों ने 2014 में कांग्रेस को 44 पर पहुंचा दिया था। कांग्रेस भी जानती थी कि भ्रष्टाचार का आरोप चिपका तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वह पीएम मोदी पर सवाल उठाने लगी। लेकिन चुनाव के नतीजों का निष्कर्ष यही है कि लोगों ने पीएम मोदी पर ही भरोसा किया है। इसी तरह मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आरोप पर भी पूरा यकीन किया कि विपक्ष परिवारवाद से ग्रस्त है। विपक्षी दल बीजेपी पर भी परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवारों की पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। लेकिन चुनाव परिणामों को देखकर लगता है कि लोगों ने पीएम मोदी की दी हुई परिवारवाद की परिभाषा को सही माना। इन सबके अलावा पीएम मोदी ने देशकाल परिस्थिति के हिसाब से कई मुद्दों को बड़ा बना दिया। इंदिरा गांधी के जमाने में हिंद महासागर में जिस कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था, उसको भी पीएम मोदी ने चुनाव में एक सवाल बनाया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय भूखंड से कोई समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ऐसे सवालों को उठाया जो देखने में पहले साधारण से लगे, लेकिन वोटों पर उनकी असाधारण छाप देखने को मिली। बीजेपी का अब की बार 400 पार हकीकत नहीं बन सका, जुमला ही साबित हुआ। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने प्रधानमंत्री जी अब तक देश की आधी से अधिक सीटों पर मतदाता का निर्णय सुरक्षित हो चुका है। आपने इस दौरान धुआंधार चुनावी सभाएं और जनसंपर्क किया। कैसा रुझान प्रतीत हो रहा है? पिछले कुछ हफ्तों में मैं कई जनसभाओं और रोड शो का हिस्सा रहा हूं। मैं कुछ अद्भुत होते देख रहा हूं। चुनाव के दौरान
आमतौर पर राजनीतिक दल अपना पक्ष आगे रख लोगों का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमारे चुनाव अभियान का नेतृत्व लोग ही कर रहे हैं। हमें उनका अपार समर्थन मिल रहा है, वे हमें आशीर्वाद देने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत के लोग इतिहास लिखने के लिए तैयार है। उनके आशीर्वाद से ऐसा पहली बार होगा जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार 2 कार्यकाल पूरा करेगी और तीसरी बार चुनकर आएगी। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक चुनाव पूर्व से ही कह रहे हैं कि यह आपकी शख्सियत और कार्यों पर जनमत संग्रह है। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही अपना नेता चुनती है। मोदी जो भी है, मोदी की सरकार ने जो कुछ भी किया है, वह जनता की इच्छा है। 2014 से पहले 1 दशक तक भारत ने पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टाचार और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का युग देखा। उस दौरान समाज का हर वर्ग हताश एवं निराश था। उस समय हम सुशासन, गरीब कल्याण और विकास का वादा लेकर लोगों के बीच गए। इसने लोगों का दिल जीत लिया। तब से अपने काम के माध्यम से मेरे समय का हर पल और मेरी पूरी ऊर्जा लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए समर्पित है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने दिन रात खुद को खपाया है। 2014 के चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में 346 वादे किए थे। घोषणापत्र के कुछ वादे स्थिति में सुधार के थे जिनका आकलन कठिन है, और कुछ में ठोस संख्या बताई गई थी जिसका आकलन आसान है। बीबीसी ने इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले इन सब वादों की पड़ताल की और प्रगति या उसकी कमी को आंकने की कोशिश की है। घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर हुई प्रगति को आंकने के लिए हमने 3 कैटेगरी बनाई है। काम पूरा, घोषणापत्र के वो वादे जो पूरे हो गए हैं। काम जारी, वो वादे जिनको लेकर सरकार ने कुछ काम किया है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, वो वादे जिनको लेकर कोई प्रगति नहीं हुई। इसमें वो वादे भी शामिल हैं जिनमें सरकार ने प्रस्ताव रखा लेकिन सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च संस्थाओं के कारण सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। 014 के घोषणापत्र में किए वादों को पूरे करने की दिशा में हुई प्रगति के हिसाब से हमने उन्हें 3 कैटेगरियों में बांटा है। काम पूरा, घोषणापत्र के वे वादे जो पूरे हुए हैं। काम जारी, वे वादे जिन पर सरकार ने नई योजनाओं को जोड़कर, आवंटन बढ़ाकर या फिर नियमों से सुधार लाकर कुछ प्रगति की है। कोई काम नहीं, घोषणापत्र के वे वादे जिन पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसमें वे मामले भी शामिल हैं जिन पर सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमारी डेटा टीम ने हर वादे को परखा है और उसके बाद उस मामले में हुई प्रगति के मुताबिक उसकी कैटेगरी तय की है। इसके लिए टीम ने संसद में पूछे गए सवालों, आधिकारिक रिपोर्टों और सर्वेक्षणों को देखा है। हर वादे को किस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, यह भी बताया गया है। साथ में जहां से आधिकारिक जानकारी मिली है उसका लिंक भी दिया गया है। हमने 2014 के घोषणापत्र से 393 वादों को निकाला था लेकिन इस विश्लेषण में हमने 346 वादों को ही शामिल किया है। कुछ वादों में दोहराव था और कुछ वादे बहुत सामान्य थे जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता था। बाकी के 47 वादों की सूची और हमने उन्हें इस विश्लेषण में शामिल नहीं किया।